Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नायब तहसीलदार वंदना किराड़े जी। जानेंगे इनकी एमपीपीएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या चैलेंजेस थे और तैयारी कैसे जो है एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंची, और फ्यूचर इनकी प्लानिंग भी क्या है, आगे भी क्या एग्जाम देने वाली हैं, या और भी तमाम सवालों के साथ हाजिर हूं मैं, आपका मित्र विकास पाराशर। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। तो मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि जनरल प्रोफाइल से हम स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के परिवेश से आती हैं, फैमिली आपकी कहाँ रहती है ना, फादर क्या करते हैं, इन तमाम सवालों के बाद हम पीएससी की ओर बढ़ेंगे। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाली हूँ। मेरा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में गांव है, छोटा सा गांव है जहाँ लड़कियां मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाती हैं या फिर पढ़ाई नहीं होती उनकी। ऐसे एरिया से निकली हूँ मैं। पापा मेरे किसान है, मम्मी भी पापा के साथ खेती करती है। और बाकी मेरे भाई बहन छोटे छोटे हैं। और इकोनॉमिक का था सोर्स था तो वो खेती थी। और मेरे पापा एक किसान होके भी मुझे यहाँ पहुंचाने का जज्बा उन्होंने बहुत शुरू से रखा था। तो उनके सपने और मेहनत यहाँ तक ले आई हमें। ग्रेट ग्रेट। और सैल्यूट है आपके एफर्ट्स को और फादर के एफर्ट्स को। बाकी तो मैंने स्कूलिंग 8th तक गांव में ही की। उसके बाद छोटा सा शहर था, वहां आके मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी। 12वीं के बाद मेरा 9th के बाद क्लियर हो गया था कि मुझे जाना है। मुझे पता नहीं था कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं। डिप्टी कलेक्टर हालांकि मुझे पता भी नहीं थी कि पोस्ट होती है। मुझे इतना पता था कि हाँ कलेक्टर नाम की कोई चीज होती है, बस इतना पता था। इस चीज को ढूंढते ढूंढते हम इधर में मूव की। 12वीं के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इस एग्जाम की तैयारी करना है। इंदौर जाके मैंने पता किया तो फिर पता चला कि ये स्टेप होती है, इस तरह से पढ़ा जाता। तो फिर मैंने कॉलेज एडमिशन के साथ ही मैंने तैयारी चालू कर दी थी। हालांकि बीएससी बायोटेक करने की वजह से मेरा दोनों चीजों में फोकस ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने ठीक ढंग से मेरी पढ़ाई चालू हुई थी। ओके। तो आप बीएससी बायोटेक हैं, इतना बढ़िया आपने बैचलर डिग्री ली हुई है, तो सिविल सर्विसेज का जो ख्याल है दिमाग में, क्या वो 9th के समय जो बीज पड़ा था उसको आकार कब मिला? किन घटनाओं को देख के या किस व्यक्ति से प्रेरित होकर आप इस तरफ मुड़ी? मेरे इस प्रेरणा के पीछे मेरे पापा ही है। वो ये सब चीजें जानते थे, उन्हें बहुत शौक था, हर चीज जानते थे एक किसान होने के बाद। और उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को भेजना है तो सिविल सर्विसेज की साइड। तो इस वजह से मेरे लिए तो प्रेरणा वही रहे मेरे जीवन में। उन्हीं के रास्ते थे, दिखाए दिखाए उनके रास्ते पे चलते रहे तो आज यहाँ पहुंच गए। जी, तो जो बीएससी बायोटेक करने का जो निर्णय था आपका ग्रेजुएशन वाला, उसको आप कितना सही मानती हैं कि कितना सही था, या कुछ और एक बेटर ऑप्शन हो सकता था? हाँ सर, मतलब मुझे कठिनाई आई। पहले तो पता नहीं था कि मुझे ये सही है या गलत है रास्ता मेरा। जब 12th करने के बाद मुझे मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई समझाए कि यहाँ करेगी तो बेटर है, बीए करेगी तो बेटर है या बीकॉम करेगी तो बेटर है। वो बायो ले लिया था, उसके बाद ऑप्शन नहीं था तो फिर बायोटेक कर लिया। पर फिर ये पता नहीं चला कि मुझे यहाँ बायोटेक करना मेरे लिए उचित था। नहीं, उस टाइम नहीं पता चला। फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं शायद अगर और किसी चीज से बैचलर करती तो ज्यादा ध्यान दे पाती, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल और क्लासेस ये सब अटेंड करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। साथ में उसी के दौरान पढ़ाई भी करना पीएचडी का, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड हो जाती। और ये उस टाइम अलग था, सब्जेक्ट सिस्टम चलता था। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सबसे पहले मैंने मेंस की तैयारी से स्टार्ट कर दिया कि मैं सब्जेक्ट उठाऊं। तो उस टाइम सब्जेक्ट सिस्टम चल रहा था तो वो पढ़ना अलग हो जाता और ये टेक्निकल, तो मेरे को बड़ा डिफिकल्ट होता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका रास्ता क्लियर था मेरा, उसके बावजूद भी मैं बीच में भटक गई, वो थोड़ा गलत था। तो अगर आपका एम डायरेक्ट है कि मुझे यहीं जाना है तो डायरेक्टली उस रास्ते वहां तक जाने के लिए जो सीधा रास्ता है उसी को अपनाना बेटर समझती हूँ। जी, तो आपने जो है अपनी तैयारी जो है कैसे बूस्ट अप की?
प्रिपरेशन के लिए क्या सहारा लिया? क्या सेल्फ स्टडी की या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो कितना ये कारगर सिद्ध हुआ आपकी तैयारी में? कोचिंग सबसे पहले तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मुझे गाइडलाइन के लिए कुछ तो चाहिए था कि मैं जिनसे पूछ सकूं कि कहाँ किस रास्ते की ओर मुड़ूं। तो इस जी चीज के लिए मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग गई मैं। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है चीजें। तो बाकी सर लोग दोस्त लोगों की हेल्प से दोनों चीजें हुई है। पर सर दोनों चीजें मायने रखती है। कोचिंग कोचिंग की जगह सही है, अपनी सेल्फ स्टडी अपनी जगह सही है सर। अगर आपको जी पहले से सब चीजें पता होती कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, आपको डायरेक्शन होता है, तो आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाते हो सर। और बिना डायरेक्शन के हैं या फिर आपको फैमिली में कोई बताने वाला नहीं है कि आप वहां तक कैसे जाओगे या फिर क्या पढ़ना है क्या करना। उस टाइम जब हम लोग तैयारी कर रहे थे 13-14 में, तो उस टाइम इतना इंटरनेट वगैरह और ये सब चीजें ऑनलाइन चीजें नहीं अवेलेबल होती थी। तो जी उस टाइम फिर जरूरी ये था सर हमारे लिए तो। बिल्कुल। तो जैसे बीएससी या बायोटेक, होपफुली आपका मीडियम इंग्लिश रहा होगा आई थिंक। नहीं सर, हिंदी से किया हिंदी मैंने। था। मेरे जी पास, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं बहुत गांव से हूँ सर। जी तो वहाँ इंग्लिश मेरी इतनी कमजोर जिसकी हद नहीं, उसकी वजह से तो मुझे डिफिकल्टी तो आती थी जी क्योंकि हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं जी उसको इंग्लिश से हिंदी करो, करवाओ किसी से, फिर पढ़ो। बहुत मुश्किल दौर था सर वो मेरा, ग्रेजुएशन का दौर। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि पीएससी से ज्यादा भारी तो वो है मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो जब प्रीलिम्स पहली बार दिया तो क्या तैयारी थी, रणनीति क्या रही और कैसा मेरा अनुभव रहा ग्रेजुएशन पीएससी के को लेकर? जस्ट सर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरा प्री निकल गया था। ओके और 2013 का प्री था और निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ कि सब्जेक्ट सिस्टम था और जी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको पूरे सिस्टम, और मैंने सब्जेक्ट भी ऐसे चॉइस कर लिए थे, बड़े बड़े सब्जेक्ट थे, पबेड ओके और सोशियो। तो उस ओके टाइम इतना मेरा नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैंने दिया, इंटरव्यू भी दिया, बट मेंस में इतने मार्क्स नहीं थे, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। उसके बाद फिर ठीक हुआ है सब चीजें। ओके। तो फाइनल जब आपको ये सब्जेक्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया 2014 के बाद, ये पूरा चेंज हो गया पैटर्न, तो उसके बाद कितनी राहत की सांस ली कि नहीं अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब और अच्छे से कर पाऊंगा? सर उस टाइम भी मुझे जितना टाइम मिला था उतने टाइम में मैंने सब्जेक्ट को बहुत कवर करने की कोशिश की थी। सिलेबस पूरा पढ़ लिया था मैंने। ओके थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया था, मैं नहीं पढ़ पाई, पर जी कवर अप कर लिया था। पर कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जिसकी वजह से मेंस में इतने मार्क्स कवर नहीं कर पाई कि मुझे पोस्ट मिले। हालांकि इंटरव्यू कॉल जरूर था मेरा। उसके जी बाद 14 में भी इंटरव्यू कॉल था मेरा। उस टाइम भी नया ही सिलेबस था तो थोड़ी तो राहत थी, पर जी ये था कि एटलीस्ट अपने को पता होता है कि क्या क्या चीजें हैं और पढ़ ली उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई लड़की तैयारी करने आती है इंदौर, इंदौर जैसे शहर में, बड़े शहरों में आप हाँ जानते हाँ। हैं कई सारे कोचिंग हम्म। इंस्टीट्यूट्स हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है हर बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए। हमारे यहाँ ये स्पेशल है, आपके ये पुराने टीचर्स पढ़ाते हैं, दिल्ली बेस्ड फैकल्टीज है, सो मेनी टैक्टिक्स आर देयर। तो आप जो है आपको क्या लगा कि इंदौर आने के बाद कि अब मैं तैयारी कैसे करूं या क्या क्या रणनीति अपनाई अपनी स्टार्टिंग? मेरे पापा आए थे मेरे साथ इंदौर। ओके हमें नहीं पता था कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा जी खराब है, कुछ भी नहीं पता था। जी जैसे ही हम लोग उतरे बस से और हमने 2-3 इंस्टीट्यूट के पोस्टर देखे। उस टाइम इतना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता था इंस्टीट्यूट ओके का, जी और इतने कोचिंग क्लासेस भी नहीं थे। जी अब मेरे कॉलेज के पास में जो भी था इंस्टीट्यूट, उसे मैंने प्राथमिकता दी और उसे ही ज्वाइन किया था मैंने, ताकि मेरा ग्रेट कॉलेज भी हो जाए और कोचिंग भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंस को लेके जब आपने 17 में अपना पूरा कंप्लीट किया, 17 का आपने हम्म। पीएससी निकाला, तो उस समय मेंस की तैयारी को लेकर कितनी श्योर थी क्या इस बार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे? इंटरव्यू नो डाउट 135 इज एक्सीलेंट मार्क्स अगर कहें हम, तो मेंस में कुछ क्या हाँ। क्या आपको लगा ये कमियां हैं या और क्या आपके प्लस पॉइंट रहे? मेरा एक तो लास्ट ईयर था 13 का, जहाँ सब्जेक्ट सिस्टम था सर, उसको हटा दिया जाए तो जी कंटिन्यू 14 से लेकर सारे मेंस दिए हैं सर मैंने। जी
तो उसमें क्या हुआ कि 14-15 में मेरे हम लोग ये बैक टू बैक पीएससी थी और हमारे कुछ दोस्त थे जो पोस्ट मिल गई थी उनको, तो वो दौर जो था उनको पोस्ट मिल गई और मुझे नहीं पोस्ट मिलना, मतलब वो मेरे लिए बहुत डिप्रेशन वाला टाइम था। और इस डिप्रेशन में मैंने पीएससी का जो गैप हो गया मेरा दो पीएससी का, वो बहुत गंदा था कि जहां आपके दोस्त डीसी बन गए हैं, डीएसपी बन गए हैं, आप वहीं पे अभी भी वही हो, तो वो बहुत बुरे पल थे। उसके बाद मैंने मेंस के लिए मैं हारी नहीं। एक टाइम ऐसा था कि मैं अब ऐसा लग रहा था कि बस अपना सब कुछ बांधो और गांव चलो, पर ऐसा हुआ मेरे पापा ने बोल दिया कि बेटा मैं हर साल फसल बोता हूँ बट हर साल पकता नहीं है, कभी कभी मेरे पापा कहते कभी कभी पकता है, जितना मैं लगाता हूँ उतना भी नहीं पकता है। तो बेटा सेम ये भी कंडीशन वही है, आप मेहनत करो, परिणाम क्या होगा वो किसने देखा। अब किसान का फसल कब अच्छी हो जाए कब बुरी हो जाए ये किसे पता, वो तो मौसम पे डिपेंड करता। तो वही चीज मेरे पापा ने मुझे समझाया कि हो सकता बेटा तेरे लिए अभी टाइम उचित नहीं है पर तू पढ़। क्या बेहतरीन एग्जाम्पल था, बहुत ही हाँ, खूबसूरत तब एग्जाम्पल दिया। मतलब ये मैं एग्जाम्पल मैंने जी ये एग्जाम्पल मैंने अपने इंटरव्यू बोर्ड में भी दिया था। जब मेरा ओके इंटरव्यू बोर्ड हुआ हाँ सर काफी खुश हुए और इस वजह से मेरे इंटरव्यू में भी काफी अच्छे मार्क्स थे। इस वजह से नहीं, बाकी मेरा इंटरव्यू वाकई अच्छा था। जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी 17 वाली पीएससी में, 16 में भी कॉन्फिडेंट थी बट नहीं हो पाया। 17 में बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैंने मेंस दिया तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि हर बार मुझे लगता था कि होगा नहीं होगा, पर इस बार पता नहीं क्यों लग रहा था हो जाएगा। फिर इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके गई थी और इंटरव्यू मेरा हमेशा ही अच्छा रहा है, क्योंकि मेरी हॉबी और इन सब चीजों में और मेरा बैकग्राउंड उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू उसी वे में चलता था। मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि शायद आप जानते हो मेरे सर को, मेरे जी सर ने कहा था कि इंटरव्यू किस वे में जाएगा ये आप डिसाइड करोगे, बिल्कुल आप इंटरव्यू बोर्ड को उस वे में ले जा सकते। वो चीज, और एक चीज और कहा था उन्होंने सर ने कि आप अगर वहां जा रहे हो ना तो आपसे कुछ छीनेंगे नहीं, वो आपको देंगे ही, वो देने के रूप में वो आपको मार्क्स देंगे। वो चीजें, दो तीन चीजें जो इंटरव्यू बोर्ड में थी उन्होंने माइंड में डाल दी थी, उस सेटअप की वजह से डर नाम की चीज मेरे हट गई थी, बिल्कुल भी नहीं। तो वो इंटरव्यू में मेरा 135 लाने का रीजन वही रहा कि सर ने वो दो चार चीजें मेरे दिमाग से उड़ा दी थी, जो डर था वो खत्म हो गया था। ग्रेट। जब आपने अपने रिजल्ट आया था तो किस तरीके की सिचुएशन बनी, अपने फादर को कैसे कॉल किया, किस तरीके से बताया और क्या माहौल था, क्या सेलिब्रेशन था, क्या धूमधाम से आपको जो है ले जाया गया? मुझे याद है जब रिजल्ट आया उस टाइम मैं, रिजल्ट करीबन 7-8 बजे आ गया था और मैं उस वक्त दिल्ली में थी। ओके दिल्ली में मैं ऐसी जगह थी जहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलता था, मैं 10 बजे बाहर निकली तब नेटवर्क मिला मुझे, तब मुझे पता चला कि लिस्ट आ चुकी है और घर वालों को पता है, घर ओके वालों को रिश्तेदारों ने बता दिया कि ये हो गया, बाकी उनकी बेटी को कुछ पता ही नहीं। मुझे 10 बजे ओहो पता चलता है कि हो गया, तो उनका सेलिब्रेशन और उनका एंजॉयमेंट और पापा की खुशी सातवें आसमान पे थी उस टाइम, बहुत बिल्कुल ज्यादा। और बिल्कुल स्पेशली समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात थी मेरे यहाँ, स्पेशली मेरे पापा बताया करते थे कि उनके मामा जी की लड़की जब उनको कोई पोस्ट मिली थी तो बहुत खुश हुए थे और वो पूरे खेतों में दौड़े थे। तो मेरे पापा की स्थिति उस टाइम ऐसी थी कि वो फूले नहीं समाये। हाँ मैं कहती थी पापा इस खुशी की वजह से देखना और बीपी हाई नहीं हो जाए, ऑलरेडी आप बीपी के पेशेंट हो, बीपी के नाम से हम लोग परेशान हो। तो वो पूरे गांव में उन्होंने पटाखे फोड़े और बहुत अच्छा वेलकम किया जब मैं दिल्ली से लौटी। और मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, उन्होंने मुझे बहुत बहुत खुशी जाहिर करी, मैं समझ क्योंकि मेरा सकता हूँ, संघर्ष बहुत ही जो था सर ब्यूटीफुल बहुत, जी। हाँ और सर मेरा संघर्ष कुछ ज्यादा ही हो गया था, ओके क्योंकि एक वैसी फैमिली से बैकग्राउंड है और वहां से उठ के आना, इस रास्ते में चलना, इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत सारी चीजें थी जो परेशानी के रूप में सामने आई सर। ग्रेट। तो जब वो सेलिब्रेशन चल रहा था पूरा, सारी चीजें बिल्कुल हम्म। व्यवस्थित थी, आपके गांव में भी सेलिब्रेशन था, तो लोग जो है किस नजरिए से देख रहे थे, क्या तरीका था उनका चीयर अप करने का?
एक्चुअली मेरा तो गांव काफी वैसा है, रूरल है, तो वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं थी। बट जी मेरे भाई ने बचा के रखा था स्पेशली कि दीदी का इस बार जरूर सिलेक्शन होगा, तो उसने पटाखे बचा के रखे थे। उसने दिसंबर में रिजल्ट आया था, तो दिसंबर में उसने पटाखे फोड़े क्योंकि वो पटाखे वटाखे कुछ मिल नहीं सकता है। और मुझे याद है मेरे पापा उस रात को सोए नहीं। ओहो। और वो मेरे पापा मेरे लिए ऐसे हैं कि चाहे मेरा प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, पूरे टाइम मेरे साथ बैठे रहते थे। अगर मैं एग्जाम हॉल में 3 घंटे मेंस लिख रही तो 3 घंटे बाहर बैठे रहते थे। वो सेंटर पे ग्रेट। खुद छोड़ने जाते, खुद लेने जाते थे। पूरा टाइम साथ दिया उन्होंने मुझे मेरा। तो क्या उन्होंने मिल्खा सिंह की तरह खेतों में दौड़ लगाई रिजल्ट के बाद? हाँ, उस टाइम क्या नाइट में रिजल्ट आया था, तो बहुत खुश तो बहुत हुए वो। जी जी। हम्म। अच्छा, ये जो आपके छोटे भाई बहन जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं, कोविड-19 सिचुएशन है, कोरोना हम्म। का डर जो है, और जेन्युइन भी है, लोग हम्म। घरों में हैं, अपने तैयारी हाँ सर, सही जारी है। रखना चाहते हैं। तो क्या कुछ की हम्म। पॉइंट्स हैं, सजेशन है आपके आपके छोटे भाई और बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो 19 का मेंस लिख सकते हैं और जो वो 2020 हम्म। प्रीलिम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे सबसे बड़ी बात है सर, मेरा मानना है कि हालांकि मुश्किल वक्त है, ये बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है, हैं? पर जी ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा अच्छा है कि आप घर में हो, पूरे टाइम घर में हो। आपका जी पूरा वक्त पढ़ाई पे निकल जा सकता है। अभी ऐसा कोई वक्त नहीं है जो आपको डाइवर्ट करता है, आकर्षित करता है। ना शादी ब्याह हो रहे हैं, ना त्योहार मन रहे हैं, ना कोई फंक्शन हो रहा है घर में। आपका जी टोटली टाइम आप लगा सकते हो पढ़ाई में, पूरी बिल्कुल तरह से। ना आपको घूमने जाना होता है, ना कोई शॉपिंग करनी होती। इसलिए इस टाइम का सबसे ज्यादा उपयोग करो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज करके हम जो एम पाना चाहते हैं, हम बहुत इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं सर। क्योंकि हम ऐसा टाइम है अब यहाँ, मान लीजिए सर हमारे पास बुक्स नहीं है, हम लेके नहीं आए, तो जी ऐसी सिचुएशन में हम ये ऑनलाइन चीजें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी साइट आ गई है ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें मटेरियल उपलब्ध हो जाता है सर। और जी सर मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्कर के लिए आप नोट्स बनाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो बहुत जी बेटर रहेगा। क्योंकि आपके खुद के नोट्स होंगे तो आपको एक बार पढ़ने बनाया आपने खुद ने, तो बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप उसी एज इट इज उसी की तरह लिख दोगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा वंदना जी आपसे बात करके, क्योंकि इतना सारा मोटिवेशन आपके अंदर है ऑलरेडी, और आपके फादर ने उसको चेरिश किया है, हमेशा से आपको मोटिवेटेड रखा है। तो आखिरी सवाल ये कि जब लड़के और लड़कियां जो है इंदौर आते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं कोचिंग हम्म। प्रिपरेशन के लिए, तो एक बजट जो है वो फैमिली की तरफ से हमेशा आता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट देती है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपके फादर मदर, उनका एक बजट आता है कि इतने बजट में यू हैव टू सरवाइव, नो सेलिब्रेशन, नो बर्थडे केक्स एंड नो एनीथिंग। तो क्या वो बजट रहा, और किस तरीके से मतलब बड़ा मैनेज करके चलना होता है, क्या क्या चीजें रहती सबसे पहली बात तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेरेंट्स हमें कितना एफर्ट करते हैं हमारे लिए, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। हम अगर जी हमारे पापा को कहते हैं कि आप 5,000 की 10 की जगह 10,000 दो महीने का, तो वो डेफिनेटली देंगे। पर आप ये नहीं जानते कि उस 5,000 को बढ़ाने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ता है, या कहाँ से उन्हें कैसे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बर्थडे पार्टी हो या हमारा घूमना फिरना हो, ये हमारे एक क्षणिक सुख है जो हमें मतलब लंबा वो फायदा नहीं पहुंचाएगा। आज तो हम 5,000 की पार्टी करके खत्म कर देंगे, पर वो नहीं जानते हम कि हमारे पेरेंट्स ने उस 5,000 का कैसे कमाने में कैसा टाइम बीत गया है। जी तो मुझे ऐसा मानना है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जी उतने में ही कोशिश करिए कि चीजें हो जाएगी। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, बहुत पैसा खर्च करो और बहुत कुछ करो, उसी के बाद आप डीसी बन पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी लगन मेहनत सच्ची हो तो आप डेफिनेटली बन जाओगे। और रही बात खर्चे की, तो सर वो हम पे डिपेंड होता है कि बिल्कुल। हम उस पैसे को क्या यूज करना चाहते हैं। हम उस 5,000 को पूरा महीना चलाना चाहते हैं, या हम 5 दिन में खत्म करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक सेवा में आने के लिए एक बात ये होती है कि
कंट्रोल बहुत जरूरी, हमारा गुस्सा, हम एग्रेसिव हो जाते हैं हर चीज के लिए, वो सब चीजें कंट्रोल अगर होगी तो बहुत बेटर होगा। तो वही चीज है सर इसमें भी, कि आप आपका पैसा सब कुछ आपको पता है कि इतना ही फंड आता है हमारे पास, ये हम इतना ही होता है, तो उतने में ही काम चलाने का काम कर सकते हैं सर। और हो जाता है सर, बहुत इजीली हो जाता है, बहुत बड़ा वो है नहीं कि बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और वो सेक्रीफाइस सर कल उठ के आपको वहां जब पहुंच जाते हैं ना, तो वो आपको वो सब सेक्रीफाइस एक साइड हो जाते हैं सर, वो दुख याद नहीं आते हैं सर। हालांकि वो बहुत दुख के पल होते हैं और बहुत बुरा भी लगता है उस वक्त कि मेरे दोस्त के पास ये बाइक है, या फिर मेरे दोस्त ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे ऐसे चीजें, या मोबाइल ऐसा है सर, ये चीजें बहुत बुरा लगता था। ये लोग ये मूवी जा सकते हैं, यहाँ घूमने जा सकते हैं, सब कुछ चीजें कर सकते हैं, पर अपन नहीं जा सकते हैं। लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं कि यार तू तो कभी चाय के लिए भी पैसे नहीं निकालता, कोच क्लास खत्म हुई, बच्चे बाहर गए या फिर दोस्तों के साथ चाय भी, तो बोले कि यार तू तो 5 रुपए नहीं निकलती तेरी जेब से। पर सर वो सिचुएशन हम जानते हैं, अपनी सिचुएशन अपन जानते हैं कि अपन कितना एफर्ट कर सकते हैं सर। इस वजह से सर मेरे को ऐसा लगता है कि जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए सर। ग्रेट। और दिखावा जी दिखावा लाइफ की सबसे बुरी चीज है सर, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर आप दिखावे के भवंडर में घुस गए तो वो दिखावा आपको ले डूबेगा सर। बिल्कुल। तो दोस्तों ये बड़ी सीख है हमारे पास कि हिपोक्रेसी जो पाखंड है उसका अंत जरूर होता है। तो आज हमारे साथ थी आज की नायिका वंदना जी, और इनसे हमने बात की और इन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए, जरूर आप उनसे लाभ लेंगे। जो लड़कियां हैं वो जरूर इंस्पायर हों कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हर्डल्स हो, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है और आपके फैमिली का सपोर्ट है तो आप कोई भी चुनौती किसी भी वक्त पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फ्रॉम अनअकैडमी फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू।